हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रिफ्लेक्शन चैप्टर्स के इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर को देखेंगे। उसी के अंतर्गत जो है हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ रे। तो जब कभी भी लाइट किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो जो लाइट का जो डायरेक्शन होता है उसको शो करने वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग रे कहते हैं। फिर कभी कभी हम लोग बीम ऑफ लाइट के बारे में भी स्टडी करते हैं कि व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। तो क्या होता है, ये जो रेज होती हैं, ये कलेक्शन ऑफ रेज जो होता है इसको हम लोग बीम कहते हैं। तो रे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो लाइट ट्रेवल करती है उसके पाथ को रे कहते हैं, और द कलेक्शन ऑफ रेज को हम लोग जो है इसको हम लोग बीम कहते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। जब लाइट किसी भी एक मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो उसी मीडियम में जब वापस लौट जाती है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिस सरफेस से टकरा करके वो वापस लौटती है उसको हम लोग रिफ्लेक्टर कहते हैं। अब इसी में जो रिफ्लेक्शन होता है उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी उसमें क्या क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका एक रिफ्लेक्टर है, उस पर स्ट्राइक करके ये वापस लौट गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपका जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका नॉर्मल टू द सरफेस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला लॉ बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तीनों आपके एक ही प्लेन पर लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ये इंसिडेंट रे इस प्लेन पर है और रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन पे चले जाए या इस प्लेन पे चले जाए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल, ये आपका तीनों आपका एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये आपका जो है पहला रूल है रिफ्लेक्शन का। और दूसरा बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों जो है हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। जो इमेज फॉर्म होती है वो दो तरीके की होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको आप देखिए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है कि जब कभी भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पर मिलती है तब जो इमेज बनती है उसको रियल इमेज कहते हैं। और जब कभी भी लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से वो निकल रही है, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, वो हमेशा सीधी बनती है। रियल इमेज क्या होती है, मिरर के सामने बनती है, और वर्चुअल इमेज क्या होती है, मिरर के पीछे बनती है। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं क्योंकि वो मिरर के सामने बनती है, इसलिए हम चाहें तो वहाँ स्क्रीन ला करके स्क्रीन के ऊपर में हम रियल इमेज को फॉर्मेशन करा सकते हैं। जबकि वर्चुअल इमेज क्या होती है, मिरर के पीछे बनती है, इसलिए उसको स्क्रीन पर हम लोग उसको नहीं देख सकते। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर एक्चुअली में दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक आपका होता है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, जो इस टाइप का एक मिरर बनेगा, ये आपका प्लेन मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन होता है, ये आपका प्लेन मिरर होता है। और जो आपका जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका वो कर्व होता है, या तो वो अंदर की तरफ घुसा रहेगा, इसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं, या फिर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बल्ज्ड रहेगा, उठा हुआ रहेगा, इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो गुफा की तरह होता है, केव की तरह, गुफा की तरह, इसलिए इसको हम लोग कॉन्केव मिरर कहते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आपका बल्जिंग पोर्शन होता है, वो उभरा हुआ रहता है, इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है ये आपका किसी एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, ये एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी क्या रहेगी। तो ये जैसे मान लीजिए कि स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर, इसका एक पार्ट आपका ये मिरर है। तो जिस हॉलो स्फीयर का ये पार्ट होगा उसका जो सेंटर रहेगा ये आपका कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा है, ये आपका इसका पीछे का जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका पॉलिश्ड एरिया है। ये एक्स और वाई इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको हम लोग एपर्चर कहते हैं। एक्स वाई के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, एपर्चर। पोल क्या होता है, जो ये आपका मिरर है, इस मिरर का ठीक बीच का जो हिस्सा होता है इसको हम लोग पोल कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल
इससे होकर जो लाइन पास होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। और जो भी लाइट, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका हो गया, एफ आपका फोकस है, फोकस आपको बताता हूं मैं क्या है, पी आपका पोल हो गया, एक्स वाई आपका अपर्चर हो गया, सी पी ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहां से यहां तक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एफ पी ये आपका फोकल लेंथ होता है एफ। और ये फोकस क्या होता है, जितनी भी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के आपका जिस पॉइंट से पास होती हैं इस पॉइंट को हम लोग जो है फोकस कहते हैं। जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्ट होकर के जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती हैं उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। और उस पॉइंट एफ का पी से जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ये हमारा फोकल लेंथ होता है। और ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जो फोकल लेंथ होती है एफ, इसका डबल जो होता है वो आर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का डबल होता है। हम जब कभी भी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं स्फेरिकल मिरर में तो सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी होती है उसके लिए हम लोग जो है उसका साइन कन्वेंशन हमको देखना जरूरी होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आपको साइन कन्वेंशन समझना है तो ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया, ये आपका कॉन्केव मिरर है, इसमें आप समझिए ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप देखिए मैंने रेड लाइन से ये दिखाया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप इसको एक इमेजिनेशन में आप इसको कोऑर्डिनेट प्लेन मान लीजिए। जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं होता, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स डैश नेगेटिव होता है, यहाँ वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पर वाई नेगेटिव होता है। ठीक यही इमेजिनेशन आप यहाँ पर रखिए। कोई भी डिस्टेंस जो साइन कन्वेंशन का पैरेलल होता है, कोई भी डिस्टेंस पोल से नापा जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कोई भी चीज़ कहीं भी रहे, उसका डिस्टेंस हमेशा पोल से नापा जाता है। तो जब कभी और हमेशा एक एज ए कस्टम हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, मिरर ऐसे ही रखते हैं हम लोग, और ऑब्जेक्ट को हम लोग इस साइड ही रखेंगे। तो अब यहाँ से लाइट पर आ रही है तो डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो हम पोल से नाप रहे हैं। तो हम जो भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड नापेंगे इस साइड, तो वो डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा। मैंने बताया था ना ये एक्स नेगेटिव होता है, इस साइड जब हम नापेंगे तो नेगेटिव रहेगा, इस साइड जब हम नापेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम ऊपर नापेंगे तो जैसे वाई पॉजिटिव होता है, ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे नापेंगे तो नेगेटिव रहेगा। सिर्फ इसी कन्वेंशन को हमको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड रहेगा। उसके बाद में हम जो है एक इमेजिनरी है, इसको जो है कोऑर्डिनेट प्लेन मान लेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव और राइट की तरफ पॉजिटिव। इसी साइन कन्वेंशन को मान करके हम लोग अपने कोई भी सवालों को सॉल्व करेंगे। आप देखिए जब आपका इमेज फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर में तो उसमें क्या होता है, अलग अलग केसेस होते हैं। तो सबसे पहला केस आप ये समझ लीजिए कि केस 1, जब जो रेज होती है, यदि प्रिंसिपल, अभी में जो है मेनली आप कॉन्केव मिरर को देखिए, वैसे कॉन्वेक्स मिरर का रहेगा कि केस 1 क्या है कि जब इंसिडेंट रे जो होती है यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जब कभी भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी तो वो मिरर से टकरा करके वो फोकस से पास होकर निकल जाएगी। तो जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो सारी की सारी मिरर से टकराने के बाद से फोकस से पास हो जाएंगी। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि चूंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस मिरर के पीछे तरफ होता है, तो जब रेज टकराती हैं तो वो पीछे तो जा नहीं सकती, तो वो वापस ऐसे लौटती हैं, ऐसे कि हमको ऐसे देख के लगता है कि वो फोकस से निकल के आ रही हैं। तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, रेज टकराने के बाद फोकस से पास होती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रेज टकराने के बाद से ऐसा जाती है कि हमको लगता है कि वो फोकस से निकल रही हैं। जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, अभी हमने क्या देखा था, इंसिडेंट रे जो है जो फोकस के पैरेलल गई थी, जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होती हैं तो ये मिरर से टकराने के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती हैं। माने हमने पीछे में क्या देखा था कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तब वो टकरा करके फोकस से पास हुई थी, और जब इंसिडेंट रे, ये काले रंग की जो लाइन है ये इंसिडेंट रे है, जब ये फोकस से पास होती है तो टकरा करके ये वापस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। ये केस 2 है। केस 3 क्या है, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइन जाती है तब रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ में चली जाती है। केस 4, जब इंसिडेंट रे एक पार्टिकुलर एंगल पर पोल में टकराती हैं तो उसी एंगल पर रिटर्न हो जाती है। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्लेक्शन रे। और मैंने आपको बताया जो रूल था, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होता है,
तो जितने एंगल पे स्ट्राइक करती है उतने एंगल पे चली जाती है। इस प्रकार हमने 4 केसेस देखे। पहला केस था कि जब हम उसको रिकैप कर लेते हैं कि जब यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती थी तब वो फोकस से पास होती थी, यदि फोकस से पास होके गई तब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हुई, और यदि वो पोल पर एक पार्टिकुलर एंगल में आई तो रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल में वो वापस लौट गई। तो ये 4 तरीके के केसेस होते हैं। जब हम इन 4 तरीकों को एक दूसरे के ऊपर में हम ओवरलैप कर देंगे तब हमारा इमेज फॉर्मेशन किसी भी मिरर का हमको मिलता है। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर का देख लेंगे, बाद में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। तो कॉन्केव मिरर जो होता है, इसके सामने जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। वो 6 पोजीशन होती है। एक पोजीशन आपकी होती है ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहता है, ठीक है। फिर दूसरी पोजीशन होती है जब ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है। तीसरी पोजीशन होती है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। चौथी पोजीशन जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। उसके बाद जो पोजीशन होती है जब ऑब्जेक्ट जब फोकस के ऊपर होता है। और एक और पोजीशन होती है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। तो ये 6 कंडीशन होती है। इन 6 कंडीशन हम लोग जो है बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इसकी सारी रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। तो मैंने बताया था जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तब वो स्ट्राइक करने के बाद से फोकस से पास हो जाती है। तो देखिए ये आपकी जो ब्लैक रंग की आपकी इंसिडेंट रे है, रेड आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये आपकी देखिए इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये आपके टकरा करके ये फोकस से पास हो गई। ये दूसरी रे है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये भी टकरा करके, तो ये जहां 2 रेज जहां मीट करती हैं वहां पर आपकी इमेज बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज जो है फोकस पे बनेगी, इमेज फोकस पे बनेगी। अब ये चूंकि मिरर के सामने बन रही है इसलिए ये रियल इमेज रहेगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है तो इसलिए ये इन्वर्टेड बनेगी और ये बहुत छोटे साइज की बनेगी। अब हम देखते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है तो देखिए ए से एक रे गई, वो आपका मिरर से टकराई, चूंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये टकरा करके आपका फोकस से वापस लौट के आ गई। अब जो दूसरी रे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई थी, तो मैंने बताया था जब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी पाथ को वापस लौट आती है। तो जो ये इंसिडेंट रे भी है, ये रिफ्लेक्टेड रे भी है, इसकी इंसिडेंट रे है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड मीट करी तो ए की इमेज यहाँ पर बनी, ए डैश बनी। यदि हम यहाँ पर मान ले कोई पॉइंट एम है तो ये ऐसे जाएगा और ये भी वापस ये फोकस से ऐसे पास होकर लौटेगा ऐसा। और यदि वो सेंटर ऑफ ये एम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि जाएगा ऐसा, एम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा ऐसा, तो ये यहीं से वापस लौटेगा। तो एम की इमेज यहाँ पे बनी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इसकी इमेज यहाँ पर ऐसी बनेगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, उसकी इमेज कहाँ पर बनी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी। तो पोजिशन ऑफ इमेज क्या है, सेंटर ऑफ और फोकस के बीच में। अब इसकी जो इमेज है ये मैंने बताया था मिरर के सामने बन रही है तो ये रियल इमेज हो गई। अब रियल इमेज हमेशा ये देखिए आप उल्टी इमेज है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इसकी इमेज ऐसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज है और इससे ये छोटे साइज की रहेगी, स्मॉलर साइज की रहेगी। अब हम देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आप देखिए कि ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, तो ये आपका फोकस से पास हुई और आपका फोकस से पास होके गई। अब जो रे फोकस से पास होती है मैंने बताया था वो आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लौट जाती है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ पर टच किए तो इसकी इमेज यहाँ पर नीचे में ऐसे बन गई। तो अब देखिए फिर इसकी इमेज उल्टी बनी। अब दोनों का साइज सेम है, अब ये मिरर के सामने बनी है इसलिए ये रियल इमेज है और इसकी पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है और उसी साइज की बनी है। तो ऑब्जेक्ट आपका देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तब आप जो रेज आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो रिफ्लेक्ट होकर आपका फोकस से चली गई और जो रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो मिरर से टकरा करके उसी पाथ में वापस लौट के आ गई। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है और यहीं आपको रिफ्लेक्ट हुई है, ये रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों जहाँ पर टच किए वहाँ आपकी इमेज बन जाएगी। अब ये इमेज देखिए फिर मिरर के सामने बनी तो ये आपकी इन्वर्टेड है, मिरर के सामने बनी इसलिए रियल है, इन्वर्टेड है। कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है, बियॉन्ड सी, और ये इससे बड़े साइज की बनी है। अब नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रखे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखाया तो क्या हो गया, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो आपकी फोकस से पास हुई
और जो रेज आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट के आ गई। तो यदि आप ये देखेंगे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब ये पैरेलल इन्फिनिटी में जाके कहीं पर मिलेंगे। तो इसका मतलब अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब ये भी मिरर के सामने बन रही है, तो इसलिए ये रियल है और ये इन्वर्टेड है, नीचे तरफ बन रही है। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा गया, ये नीचे बन रही है इमेज, और ये इससे काफी बड़े साइज की बनेगी। लास्ट केस हम लोग देखते हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखाया है। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखाया है हमारा, ये पोल है, ये फोकस है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है। तो यहां पर देखें जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो फोकस से पास होगी। क्लियर? तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब जो एक पार्टिकुलर एंगल पे आई यहां पर, उसी एंगल पे लौट गई, ये ऐसे गई। तो यदि आप ये देखिए तो इनके बीच की दूरी जो है यहाँ पे पीछे तरफ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये पीछे जाके कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो चूंकि ये पीछे जाके नहीं मिलेंगे, इसका मतलब आगे इनकी दूरी कम होती जा रही है। तो जब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पे आके कहीं पर मिल रहे हैं। तो बाकी सब केस में क्या था, इमेज जो है मिरर के इस तरफ बनी थी जिधर ऑब्जेक्ट रखा था, ये मिरर के बिहाइंड बनी। अब क्या होगा, जब ये मिरर के बिहाइंड जो इमेज बनती है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो ये बिहाइंड द मिरर बनी, ये वर्चुअल बनी, और ये सीधी बनी। देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था, इमेज भी ऊपर बनी, ये सीधी बनी और इससे बड़े साइज की बनी। जैसे अभी हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में देखा था, कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशंस थी। कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 कंडीशन होती है, या तो ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा कहीं पर भी, तब इमेज कैसे बनती है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई। अब ये ऐसे पास होगी कि ये फोकस से पास हुए, तो ये फोकस से पास होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिश सरफेस है, इस तरफ जा नहीं सकती, तो ये हमको ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से ये रेज आ रही है। अब जो दूसरी रे जो एक पार्टिकुलर एंगल पर गिरी यहाँ पर, वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हुई ये। अब ये भी क्या हो गया, अब ये दोनों रेज यहाँ दूर जा रही हैं, तो ये यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए हम इसको यदि हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर आकर के मिलेगी। तो जहां पर ये आके मिली वहां पर हमने इमेज फॉर्मेशन देख ली। तो अब ये देखिए ये भी आपका बिहाइंड द मिरर बनी इमेज। तो बिहाइंड द मिरर बनी, इसलिए ये इमेज जो है वर्चुअल बनी। ये इसकी पोजीशन क्या थी, पोल और फोकस के बीच में था, ये पोल और फोकस के बीच में बना, और इसका साइज देखिए इससे छोटा है, तो वर्चुअल इमेज बनी, अरेक्ट बनी और डिमिनिश साइज, छोटे साइज की बनी। हम लोग अब देखेंगे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो जो रेज होती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई। अब इसको टकराने के बाद से फोकस से पास होना चाहिए था, लेकिन ये मिरर है, ये तरफ पॉलिश्ड है, इसलिए इस पार नहीं आ सकती। तो ये ऐसे उसी पाथ में मूव करती है, तो ये ऐसे लगता है जैसे ये रेज फोकस से आ रही है। अब जो ये इसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, वो भी यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, उसको भी फोकस से जाना चाहिए। तो फोकस से नहीं जा सकती, तो हमको ऐसा लगता है जैसे ये फोकस से पास हो रही है। तो ये दोनों रेज यहाँ पर पीछे में फैलती जा रही है, इनके बीच का गैप बढ़ते जा रहा है, तो पीछे जाके कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए जब हम इसको पीछे जाकर के जब हम इसको बियॉन्ड द मिरर हम इसको लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पर फोकस में आकर के टच करेगी। तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस में बनेगी। अब देखिए ये बिहाइंड द मिरर बनी, इसलिए ये वर्चुअल इमेज बनी, और ये अरेक्ट बनी, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा अरेक्ट होती है। ये फोकस पर बनी, और ये हाईली डिमिनिश्ड साइज की बनी, बहुत छोटे साइज की बनी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको मैं सॉल्व करने के लिए हमेशा आप लोग के पास उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद।